बिहार विशेष। बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध है। बिहार ने अपने पहले सुपर कंप्यूटर के विकास के साथ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विकास केंद्र परम बुद्ध नामक इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण पटना स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDEC) द्वारा किया गया है। क्षमताएं इसकी है: परम बुद्ध उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं से लैस है, जो इसे अत्याधुनिक मशीन बनाती है। बिहार में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की पहल। बिहार का कृषि विभाग वर्तमान में खरीफ सीजन के दौरान 28 जिलों के 10,000 गांवों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कराने की योजना बना रहा है। बिहार में पिछले वर्ष की रबी फसल सीजन से ही 20 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य संचालित किया जा रहा है। उद्देश्य है इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नीति नियोजकों की सहायता के लिए खड़ी फसलों, क्षेत्रवार कवरेज और उगाए गए अनाज और सब्जियों के विविध प्रकारों का एक डेटाबेस बनाना है। प्रयोजन: फसलों और उत्पादकता पर एकत्रित डेटा किसानों और नीति निर्माताओं को जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार से छात्रों का चयन। नीति आयोग द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग पटना बिहार के 4 छात्रों का चयन किया गया है। चयनित छात्र: अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार से चयनित छात्र ऋषु कुमार कक्षा 11th, रवि कुमार कक्षा 9th, प्रवीण कुमार कक्षा 10th, राकेश कुमार कक्षा 9। इंटर्नशिप और परियोजना सहायता: ये छात्र नीति आयोग द्वारा आयोजित 3 महीने में इंटर्नशिप में भाग लेंगे। यदि उनके प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है तो नीति आयोग उद्यमिता के क्षेत्र में उनकी प्रगति हेतु समर्थन व सहयोग प्रदान करेगा। अटल इनोवेशन मिशन (AIM)। अटल इनोवेशन मिशन वर्ष 2016 में भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा शुरू की गई एक फ्लैगशिप पहल है। इसका प्राथमिक लक्ष्य संपूर्ण भारत में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब्स। अटल इनोवेशन मिशन के भाग के रूप में बच्चों को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 10,000 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई है। अटल मैराथन। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय स्तर पर नवाचार चैलेंज है। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में सम्मिलित रूप से किया जाता है। सुनीता देवी। पूर्वी चंपारण के महुआ पंचायत की ग्राम प्रधान सुनीता देवी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। पृष्ठभूमि: सुनीता देवी 2021 के पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान चुनी गई थीं। वह स्वतंत्रता दिवस समारोह में आमंत्रित बिहार के 9 महिला प्रतिनिधियों में से एक हैं। सुनीता देवी का योगदान: भारत-नेपाल सीमा पर अशोक चक्र चिन्ह से सुशोभित गेट का निर्माण करवाया, मनरेगा योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र का विकास कराया और कटगेनवा हाई स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया। अनेक आमंत्रित अतिथि: रेखा देवी बक्सर, आकांक्षा बसु खगड़िया, सिमरन राज जहानाबाद, श्वेता सिंह रोहतास, बेबी देवी समस्तीपुर, भारती कुमारी कधार, रूबी स्वाब अररिया, गुंजन देवी सोरन। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के अवसर: बिहार कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों का कवर करते हुए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदारी बनने के लिए तैयार है। राज्य की योजना मक्का फसल, सब्जियां, दालें, दूध, शहद, मसाले और बेकरी उत्पाद सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण की है।
ई-रेडिएशन सेंटर बिहटा में एक अवस्थित ई-रेडिएशन केंद्र अमेरिका और यूरोप को प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात करेगा। इससे शीघ्र खराब या नष्ट होने वाले वस्तुओं की शेल्फ लाइफ बढ़ेगी और उनकी गुणवत्ता बनी रहेगी। निर्यात पैक हाउस बिहटा के सिकंदरपुर में 2 एकड़ निर्यात पैक हाउस लीची और आम जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा। क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाइयां मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मिथिला मखाना, भागलपुर का जर्दालू आम, मगध क्षेत्र की मगही पान, सिलाव खाजा और पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल के लिए प्रसंस्करण इकाइयों का प्रावधान है। बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2024 का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और राज्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास करना है। मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में 140 एकड़ में निर्मित होने वाले मेगा फूड पार्क में 1501 करोड़ रुपए के निवेश से 60 इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इसमें शुष्क वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन स्टोरेज और केले पकाने का कक्ष शामिल है। बिहार आईटी नीति 2024 नीतीश कुमार सरकार द्वारा जनवरी 2024 में राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए बिहार आईटी नीति 2024 को प्रस्तावित किया गया। नीति का उद्देश्य बिहार राज्य में बाहर काम कर रहे आईटी पेशेवरों को वापस अपने राज्य में आमंत्रित करने और राज्य के विकास में योगदान देने के लिए आकर्षित करना है। यह पहल बिहार में एक मजबूत आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है। निवेश प्रोत्साहन निवेश लिए सब्सिडी विवरण बिहार राज्य में 5 से 30 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली कंपनियों को बिहार सरकार द्वारा पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रोत्साहन सरकार निवेश राशि पर 30% सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे व्यवसायों के लिए राज्य में परिचालन स्थापित करना वित्तीय रूप से आकर्षक हो जाता है। ब्याज अनुदान सब्सिडी विवरण नीति 40 करोड़ रुपए तक के निवेश पर ब्याज अनुदान या छूट प्रदान करती है। दर 5 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना लागत के 50% तक 10% ब्याज दर सब्सिडी का प्रावधान करती है। ऊर्जा बिल प्रतिपूर्ति विवरण परिचालन लागत का समर्थन करने के लिए बिहार सरकार 5 वर्षों के लिए वार्षिक ऊर्जा बिल का 25% प्रतिपूर्ति करेगी। अतिरिक्त समर्थन आईएसआई आईपीएफ जमा पर सब्सिडी विवरण बिहार में निवेश करने वाली कंपनियों को अपने कर्मचारियों की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। रोजगार सृजन सब्सिडी विवरण रोजगार सृजन को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार सृजन सब्सिडी प्रदान की जाती है। राशि कंपनियों को 5 वर्ष तक प्रति कर्मचारी प्रति माह अधिकतम 5,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसमें आईएसआई और आईपीएफ में नियोक्ता के योगदान की 100% प्रतिपूर्ति शामिल है, जिसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये प्रति कर्मचारी प्रति माह है। लीज रेंटल सब्सिडी बिहार में स्थापित होने वाली नई कंपनियों को लीज रेंट पर 50% सब्सिडी का लाभ प्राप्त होगा, जिससे राज्य के अंतर्गत भौतिक रूप से किसी कंपनी के स्थापित होने की लागत कम हो जाएगी। विद्युत व्यय सब्सिडी विवरण इस नीति में कंपनी के विद्युत खर्च पर 25% सब्सिडी भी शामिल है, जिससे परिचालन लागत कम करने में मदद मिलेगी। बड़े निवेश के लिए विशेष पैकेज विवरण 100 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाले निवेशकों और आईटी कंपनियों के लिए बिहार सरकार लक्षित पैकेज का प्रस्ताव कर रही है। यह पैकेज निवेशकों के सहयोग से विकसित, अनुकूलित, समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उनके विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राज्य में सफल परियोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकास बिहार सरकार पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर सहित 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहरों में ग्रीनफील्ड
टाउनशिप विकसित करेगी। उद्देश्य बेहतर सड़कें, पार्क और अस्पताल जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्रारंभिक शहर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, मुंगेर, सारण, सहरसा और पूर्णिया हैं। प्रत्येक शहर में 1 या 2 परियोजनाओं से काम शुरू होगा, बाद में इसका विस्तार किया जाएगा। कार्यान्वयन समिति, इसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त के द्वारा की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सदस्य सचिव होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पथ निर्माण विभाग और उद्योग विभाग के प्रधान सचिव सदस्य के रूप में होंगे। ग्रीनफील्ड टाउनशिप एक सावधानी पूर्वक नियोजित आवासीय परियोजना है जो आधुनिक जीवन शैली और शांत वातावरण का एक आदर्श मिश्रण प्रस्तुत करती है। बिहार सरकार की कैबिनेट स्वीकृतियाँ और नीतियाँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने स्थानीय औद्योगिक इकाइयों को बढ़ावा देने और राज्य में सूक्ष्म, लघु और स्टार्टअप उद्यमों से खरीद को प्राथमिकता देने के लिए बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। खरीद में स्थानीय औद्योगिक इकाइयों, उद्यमों के विकास का समर्थन करने को मंजूरी दी गई है। बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों और स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योग्यता, बिहार में कम से कम 1 वर्ष से पंजीकृत और कार्यरत हो। राज्य में कार्यालय स्थापित हो। कम से कम 1 वर्ष जीएसटी रिटर्न दाखिल और भुगतान किया हो। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य कल्याण और अवैध खनन विरोधी उपायों लक्षित नई नीतियाँ शुरू की गई, जिसमें बीटा थैलेसीमिया उपचार के लिए वित्तीय सहायता और व्हिसलब्लोअर को पुरस्कार देना शामिल है। स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव, बीटा थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत की गई। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, तमिलनाडु में उपचार की व्यवस्था का प्रावधान। अवैध खनन की सूचना देने वाले को इनाम। अवैध खनन की सूचना देने पर इनाम का प्रावधान। ट्रैक्टर के माध्यम से अवैध खनिजों का परिवहन की सूचना देने पर 5,000 रुपये का इनाम का प्रावधान। ट्रकों के माध्यम से अवैध खनिजों का परिवहन की सूचना देने पर 10,000 रुपये इनाम का प्रावधान। पर्यटकों को बेहतर एवं सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी है। विक्रमशिला कटरिया रेल परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने 8 प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। उल्लेखनीय परियोजना: कहलगांव भागलपुर में गंगा पर विक्रमशिला कटरिया रेल पुल परियोजना शामिल है। उद्देश्य: ये परियोजना पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का एक भाग है, जिसका उद्देश्य मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को एकीकृत करना और भारतीय रेलवे की दक्षता और विश्वसनीयता को बढ़ाना है। परियोजना की लंबाई: विक्रमशिला कटरिया रेल परियोजना 26.23 किलोमीटर तक है, जिसमें 2.44 किलोमीटर लंबा मुख्य पुल भी शामिल है। लागत: इस परियोजना के निर्माण पर 2,549.17 करोड़ रुपए की लागत आएगी। समय सीमा: इन परियोजनाओं के वर्ष 2030 से 31 तक पूरा होने की उम्मीद है। शहीद दिवस: 11 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शहीद स्मारक परिसर स्थित सप्तमातृका में अमर शहीदों को याद किया तथा उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में 7 युवा देशभक्त शहीद हो गए थे। शहीद: यह 7 वीर युवा थे: उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, रघुपति कुमार, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह और राम गोविंद सिंह थे।
आंदोलन की भूमिका। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। अगस्त 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग करते हुए बॉम्बे में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 से 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इसका समर्थन किया, जहां महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया। सरकारी प्रतिक्रिया। आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार में कई राष्ट्रवादियों को हिरासत में ले लिया। स्थानीय दमन जिला मजिस्ट्रेट WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया। बलदेव सहाय जैसे अन्य नेताओं और फूलन प्रसाद वर्मा, श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा जैसे प्रमुख लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। छात्र भागीदारी। 11 अगस्त 1942 की सुबह 6000 छात्रों की भीड़ कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए शांतिपूर्ण उद्देश्य से पटना सचिवालय पर एकत्रित हुई। अपने अहिंसक प्रयोजनों के बावजूद उन्हें ब्रिटिश सैन्य पुलिस के सशस्त्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह। स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बिहार के 8 लाभार्थियों को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह में आमंत्रित किया गया। आमंत्रित किसान सुनील कुमार जायसवाल, पश्चिम चंपारण जिला; उमाशंकर शाह, सिवान जिला; रामजीत शर्मा, पटना जिला; अमरेंद्र कुमार, दरभंगा; रवि रंजन कुमार, औरंगाबाद; राकेश कुमार, नालंदा; वेद व्यास चौधरी, भागलपुर; जितेंद्र कुमार सिंह, वैशाली। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यह भारत की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष 6000 की राशि प्रदान करती है। इसकी घोषणा पीयूष गोयल द्वारा 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की गई थी। अतिरिक्त जानकारी। बिहार की 9 महिला ग्राम प्रधानों ने 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। NIRF रैंकिंग 2024। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने लगातार 6ठे और 9वें वर्ष राष्ट्रीय स्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की समग्र और इंजीनियरिंग दोनों श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। NIRF मूल्यांकन मापदंड। NIRF तहत संस्थानों का मूल्यांकन 5 समूहों के आधार पर किया जाता है: शिक्षण, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, स्नातक परिणाम और आउटरीच और समावेशिता धारणा। अनुसंधान स्कोर। शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में JNU ने अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास पैरामीटर में सबसे कम स्कोर किया, जबकि IISc ने सबसे अधिक स्कोर किया। 2024 में विस्तारित श्रेणियां। नई श्रेणियां। इस वर्ष संस्थानों को 16 श्रेणियों में स्थान दिया गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 अधिक है। नई श्रेणियों में मुक्त विश्वविद्यालय, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय शामिल है। भागीदारी। रैंकिंग में बड़ी संख्या में आवेदन आए, जिसमें देश भर के 6517 संस्थानों से 10,845 आवेदन प्राप्त हुए। बिहार के संस्थानों की रैंकिंग। बिहार के संस्थानों की राष्ट्रीय स्थानसंगता रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में विशिष्ट श्रेणियों में सुधार दिखाया गया, हालांकि समग्र रैंकिंग में परिवर्तन की प्रवृत्ति रही है। इंजीनियरिंग श्रेणी। IIT पटना पिछले वर्ष के 41वें स्थान से सुधार करते हुए इस वर्ष 34वें स्थान पर है। NIT पटना पिछले वर्ष के 56वें स्थान से मामूली सुधार करते हुए 55वें स्थान पर है। प्रबंधन श्रेणी। IIM बोधगया प्रबंधन श्रेणी में 33वां स्थान हासिल किया। विधि श्रेणी। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधि वर्ग में 31वां स्थान प्राप्त किया। चिकित्सा श्रेणी। एम्स पटना चिकित्सा श्रेणी में 26वें स्थान पर, जबकि समग्र रैंकिंग में इसने 99वां स्थान प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष के 106वें स्थान से बेहतर है। कॉलेज श्रेणी। पटना वीमेंस
वीमेंस कॉलेज श्रेणी में 101 से 150 रैंक बैंड में शामिल। आईआईटी पटना की समग्र रैंकिंग 73वां स्थान प्राप्त किया, जो कि पिछले वर्ष 66वें स्थान से नीचे है। कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा कृषि और समृद्ध क्षेत्र श्रेणी में 29वां स्थान प्राप्त किया। NIRF राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करना है। तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC श्रेणी का दर्जा मिला। बिहार राज्य सरकार ने तांती तत्वा जाति को फिर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC श्रेणी में शामिल करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद लिया गया है। नियुक्तियों का समायोजन। परिणाम स्वरूप तांती तत्वा जाति के व्यक्ति जिन्हें अनुसूचित जाति SC श्रेणी के तहत नियुक्त किया गया था, उन्हें अब EBC श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। संशोधन की पृष्ठभूमि। 1991 आरक्षण अधिनियम संशोधन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम 1991 में संशोधन करके तांती तत्वा जाति को EBC सूची से हटाकर 5वां के साथ SC श्रेणी में शामिल किया गया था। इस संशोधन ने तांती तत्वा व्यक्तियों को SC आरक्षण का लाभ उठाने की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। आशीष रजक से जुड़े एक वाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तांती तत्वा जाति को SC श्रेणी से बाहर रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण सड़कों पर नए पुलों का निर्माण कर क्षतिग्रस्त पुलों को बदलना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा बैठक दौरान यह निर्देश दिया कि जिसमें ग्रामीण संपर्कता बढ़ाने में योजना के महत्व पर बल दिया गया। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार, दूर दराज के गांवों को बाजारों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ना, परिवहन को बढ़ावा देना, लोगों और सामान की असमान आवाजाही की सुविधा प्रदान करना, आर्थिक विकास में सहायता करना, बाढ़ की समस्याओं का समाधान, सुलभ परिवहन मार्गों को बनाए रखकर बाढ़ के प्रभाव को कम करना, विकास को बढ़ावा देना, विकासात्मक पहलों का समर्थन करना और ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। बिहार में उच्चतम मुद्रास्फीति। जुलाई 2024 में बिहार में सबसे अधिक 5.9% मुद्रास्फीति दर्ज की गई। बिहार के बाद असम का स्थान, जहां 5.1% की मुद्रास्फीति दर्ज की गई। सबसे कम मुद्रास्फीति झारखंड में मुद्रास्फीति दर सबसे कम 1.7% दर्ज की गई। अन्य राज्य ओडिशा 4.8%, उत्तर प्रदेश 4.6%, हरियाणा व केरल 4.5%। मुद्रास्फीति डेटा। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 20 ने 5% से कम मुद्रास्फीति दर्ज की। कुल मुद्रास्फीति। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2024 में लगभग 5 वर्ष के निचले स्तर पर आ गई, जो कि सब्जियों, फलों, मसालों की कीमतों में कमी और सांख्यिकी उच्च आधार पर प्रभाव के कारण हुई है। बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस। 19 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी वाटिका पटना में बोम्बैक्स सीईबा पेड़ पर सुरक्षा सूत्र बांधकर रक्षा बंधन और बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस मनाया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राजधानी वाटिका में डोरंडा का पौधा भी लगाया। बिहार वृक्ष संरक्षण। 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के दिन गुरु
शुरू किए गए बिहार वृक्ष संरक्षण दिवस का उद्देश्य पर्यावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, वृक्ष संरक्षण को बढ़ावा देना और व्यापक वनीकरण को प्रोत्साहित करना है। सरकारी पहल। जलवायु परिवर्तन मंत्री में डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि जल जीवन हरियाली समेत विभिन्न योजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। राज्यसभा उम्मीदवार। भाजपा ने बिहार से राज्यसभा के लिए मनन कुमार मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए उम्मीदवार बनाया। मनन कुमार मिश्र पद। वे उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। पृष्ठभूमि। गोपालगंज से बीसीआई सदस्य प्रतिनिधि के रूप में अपना लगातार तीसरा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और एक दशक में बीसीआई की अध्यक्षता कर रहे हैं। राज्यसभा में भूमिका। मनन कुमार मिश्र मीसा भारती की जगह लेंगे और 4 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा। पृष्ठभूमि। पूर्व केंद्रीय मंत्री, इससे पहले लोकसभा, बिहार विधानसभा और विधान परिषद में सेवा दे चुके हैं। राज्यसभा में भूमिका। वे विवेक ठाकुर का स्थान लेंगे, जिनका 2 वर्ष कार्यकाल है। पोषण माह एवं पखवाड़ा की गतिविधियां। मार्च 2024 7,78,56,287 गतिविधियों के साथ पोषण माह और पखवाड़ा गतिविधियों के संचालन के लिए बिहार पहले स्थान पर है। कार्यक्रम विवरण। आवृत्ति। पोषण माह और पखवाड़ा वर्ष में 2 बार मार्च और सितंबर में मनाया जाता है। निरंतरता। बिहार पिछले 3 चक्रों, जिसमें मार्च 2023, सितंबर 2023 और मार्च 2024 शामिल है, इन गतिविधियों में अग्रणी रहा है। ICDS प्रदर्शन। राज्य की एकीकृत बाल विकास सेवाओं ने इन गतिविधियों के आयोजन में राज्य के अनेक विभागों से बेहतर प्रदर्शन किया। आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां। जागरूकता रैलियां, पोषण जागरूकता रैलियां और प्रभात फेरी का आयोजन। परामर्श केंद्र का संचालन। शैक्षणिक कार्यक्रम। स्कूलों में पोषण शिक्षा कार्यक्रम। प्रदर्शनियां और मेले। पोषण से संबंधित प्रदर्शनियां और मेले। प्रतियोगिताएं। पोषण से संबंधित प्रतियोगिताएं। सामुदायिक भोजन का आयोजन। पोषण जागरूकता वैन का संचालन। रेसिपी प्रतियोगिताएं और पोषण सेमिनार। अन्य विभागों के साथ तुलना। ICDS प्रदर्शन। ICDS ने गतिविधियों के आयोजन में अन्य सभी विभागों को पीछे छोड़ दिया है। दूसरा स्थान। ग्रामीण विकास विभाग। जीविका दूसरे स्थान पर है। बिहार। नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना। बिहार राज्य चालू वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में 10 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगा। स्थान। प्रयोगशालाएं मुजफ्फरपुर, सिवान, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, सहरसा, दरभंगा, नालंदा, बेगूसराय और औरंगाबाद में स्थापित की जाएगी। भवन स्थान। प्रत्येक प्रयोगशाला इन जिलों के ब्लॉक मुख्यालयों में ई-किसान भवन में स्थापित की जाएगी। वर्तमान एवं भविष्य की स्थिति। कुल प्रयोगशालाएं। इन परियोजनाओं की स्थापना राज्य में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल 63 हो जाएंगी। किसानों को लाभ। बेहतर परीक्षण। नई प्रयोगशालाएं किसानों को मृदा परीक्षण सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगी। उर्वरक प्रबंधन। मृदा परीक्षण पोषक तत्वों की कमी की पहचान करने में मदद करता है, जिससे किसान उचित उर्वरकों का उपयोग कर सकते हैं और मृदा की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। बिहार कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने 31वें प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें एक सामाजिक रजिस्ट्री योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण, वाहन परमिट शुल्क में कमी और पटना सदर अंचल विभाजन शामिल किया है। बिहार वन पोर्टल को मंजूरी। बिहार मंत्रिमंडल ने बिहार वन पोर्टल के विकास के लिए 85.23 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, जो सरकारी सेवाओं और योजनाओं को एकीकृत करेगा। परिवार आधारित सामाजिक पंजीकरण
सुव्यवस्थित आवेदन और सत्यापन प्रक्रियाओं में को सक्षम करेगा। HPV टीकाकरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरोध योजना के तहत 150 करोड़ रुपए के निवेश से 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त HPV टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी। वाहन परमिट शुल्क में कमी। वाणिज्यिक वाहन पंजीकरण को प्रोत्साहित करने तथा ओला और उबर जैसी सवारी साझा करने वाली सेवाओं को बिहार को और आकर्षित करने के लिए वाहन परमिट शुल्क में 50 से 75% तक की कमी की जाएगी। पटना सदर अंचल का विभाजन प्रशासनिक दक्षता और सार्वजनिक सेवा में वितरण में सुधार के लिए पटना सदर अंचल को 4 छोटे अंचलों में विभाजित किया जाएगा। अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र 22 अगस्त 2024 को बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू की गई। 24 अगस्त 2024 तक चलने वाला यह 3 दिवसीय आयोजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा, क्योंकि बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन BYSA ने पहली बार इस लीग की मेजबानी की। आयोजन का विवरण नाम अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र, स्थान पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना बिहार। आरंभिक तिथि 22 अगस्त 2024, समापन तिथि 24 अगस्त 2024। मेजबानी और भागीदारी। मेजबान बिहार योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन पहली बार मेजबानी। प्रतिभागी 500 महिला खिलाड़ी, आयु वर्ग 12 से 18 वर्ष और 18 से 55 वर्ष। कार्यक्रम 5 मुख्य कार्यक्रम। राज्य प्रतिनिधित्व। भाग लेने वाले बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं। बिहार सरकार राजगीर और पूर्णिया में नई क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं FSLS की स्थापना करके अपनी फॉरेंसिक क्षमताओं का विस्तार कर रही है। कानूनी संदर्भ। फॉरेंसिक लैब पुलिस जांच के लिए महत्वपूर्ण होगी, खासकर 1 जुलाई 2024 को एक नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्रमशः भारतीय दंड IPC, दंड प्रक्रिया संहिता ICRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट का स्थान लिया, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। 7 वर्ष से अधिक जेल की सजा वाले अपराधों के लिए अब FSL फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट अनिवार्य है। वर्तमान सुविधाएं और भविष्य योजनाएं। मौजूदा फॉरेंसिक लैब पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में स्थित है। गया और पूर्णिया जैसे जिलों में मोबाइल फॉरेंसिक लैब उपस्थित है। इसका लक्ष्य सभी जिलों में फॉरेंसिक लैब सेवाएं शुरू करना है। योगासन लीग के परिणाम। खेलो इंडिया अस्मिता योगासन महिला लीग पूर्वी क्षेत्र 22 अगस्त 2024 को बिहार के पटना पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हुई। इस प्रतियोगिता में क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के महिला एथलीटों द्वारा किए गए विभिन्न योगासन शामिल थे। बिहार योगासन खेल महासंघ पहली बार लीग की मेजबानी किया। शीर्ष प्रदर्शक पश्चिम बंगाल अंकिता धारा और टीना खातून ने अपने समन्वित और समकालिक आसनों के साथ युगल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। संचित पुरकैत और हिमा द्विजा राय बसुनिया ने कलात्मक एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। बिहार प्रिया कुमारी अग्रवाल और अनमोल कौशिक ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक अर्जित करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। भागीदार किए थे
भागीदार हुए थे। बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा सहित पूर्वी क्षेत्रों के राज्यों की 500 महिलाएं खिलाड़ियों ने इस आयोजन में भाग लिया। स्वच्छ जल और स्वच्छता में बिहार की उपलब्धि। बिहार राज्य सरकार की हर घर नल का जल योजना ने महत्वपूर्ण परिणाम दिखाए हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग नीति आयोग की चौथी सतत विकास लक्ष्य (SDG) रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामलों में बिहार भारत में तीसरे स्थान पर है। शीर्ष राज्य इस श्रेणी में गोवा और हिमाचल प्रदेश क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पर है। स्कोर: गोवा और हिमाचल प्रदेश में 100 में से 100, बिहार में 98%, जो राष्ट्रीय औसत 89% से अधिक है। उपलब्धि: विगत वर्ष जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला था। IRISE मान्यता पुरस्कार IRA कार्यक्रम IRISE रिकॉग्निशन अवार्ड IRA कार्यक्रम के तहत राज्य के 13 शिक्षकों को इनोवेशन चैंपियन से सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्र सम्मानित शिक्षक: विज्ञान और गणित के विशेषज्ञ चयन: भारतीय विज्ञान और शिक्षा एवं अनुसंधान पुणे द्वारा उनके निरंतर अभिनव कार्यों के लिए चुने गए शिक्षक। प्रभाव: ये शिक्षक कई वर्षों से अपने विद्यालयों में छात्रों के बीच नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अतिरिक्त सम्मान: बिहार के 238 अन्य शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार तिथि: सभी सम्मानितों को 3 सितंबर 2024 को सम्मानित किया जाएगा। चयनित शिक्षक: मृदुला कुमारी सिन्हा, औरंगाबाद, कुंदल। गुरु पद्म संभव पर 2 दिवसीय सम्मेलन। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नालंदा महाविहार के सहयोग से बिहार के नालंदा में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यह सम्मेलन 28 और 29 अगस्त को आयोजित किया गया। गुरु पद्म संभव का महत्व: गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत 8वीं शताब्दी में हिमालय क्षेत्र में बुद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म में उन्हें अधिक सम्मानीय और महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता था। सम्मेलन विषय: सम्मेलन कई प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेगा। जीवनी संबंधी अंतर्दृष्टि और पौराणिक कलाएं, गुरु पद्म संभव के जीवन और किंवदंतियों की खोज, वज्रयान और तांत्रिक शिक्षाएं, उनकी शिक्षाओं और वज्रयान, बौद्ध धर्म और तांत्रिक अनुष्ठानों की प्रथाओं पर चर्चा, सांस्कृतिक और कलात्मक योगदान, कला, संगीत और संस्कृति पर उनके प्रभाव का परीक्षण, यात्राएं और क्षेत्रीय प्रभाव, हिमालय में उनकी यात्राओं और उनके प्रभाव का विश्लेषण, विरासत और समकालीन प्रासंगिकता, आज उनकी शिक्षाओं की प्रासंगिकता पर विचार। सम्मेलन का उद्देश्य: इस सम्मेलन का उद्देश्य गुरु पद्म संभव की धम्म विरासत को पांडुलिपियों, अवशेषों, चित्रों और स्मारकों के माध्यम से उत्सव मनाना। इसमें यह भी पता लगाया जाएगा कि उन्होंने अपनी शिक्षाओं के विभिन्न संस्कृतियों परंपराओं के अनुकूल कैसे बनाया, जिससे बौद्ध धर्म विविध समुदायों के लिए अधिक सुलभ और प्रासंगिक बन गया। संक्षिप्त विचार: बिहार खेल विश्वविद्यालय बिहार के शिक्षकों का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयन, राज्य विधि आयोग द्वारा कार्यकाल विस्तार, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में अनुसंधान पीठ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड। पुस्तक: बिहार के गांधीवादी नेता, कई नौकरियों का लक्ष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी देने की लक्ष्य घोषित किया है, जो पिछले लक्ष्य 10 लाख से अधिक है। इसे वर्ष 2025 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्राप्त किया जाना है। विशिष्ट सेवा और वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक। पर्यावरण और भूगोल: केरल के भूस्खलन। हाल ही में केरल में
बागानों और आवासीय क्षेत्र में भूस्खलन के कारण 50 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। भूस्खलन लैंडस्लाइड क्या है? भूस्खलन किसी ढलान से चट्टान, पत्थर, मिट्टी या मलबे का अचानक खिसकना भूस्खलन कहलाता है। कारक: जब गुरुत्वाकर्षण बल भू सामग्रियों को बांधे रखने की क्षमता, जिससे पहाड़ी पर्वत की ढलान बनती है, से अधिक हो जाता है तो भूस्खलन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूस्खलन के कारण प्राकृतिक कारकों के कारण यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जहां मिट्टी, चट्टान, भूविज्ञान और ढलान की अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। इसके उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक कारणों में भारी वर्षा, भूकंप, बर्फ पिघलना और बाढ़ के कारण ढलानों का कटाव शामिल है। मानव जनजाति गतिविधियों के कारण उत्खनन, पहाड़ियों और पेड़ों की कटाई, अत्यधिक बुनियादी ढांचे का विकास और मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, अतिरिक्त भार। भूस्खलन का जोखिम इसलिए बढ़ गया क्योंकि भूभाग की भार सहने की क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया। नियमों का अभाव: कई पहाड़ी क्षेत्रों में भवन निर्माण संबंधी कोई प्रभावी नियम नहीं है, और जो है भी उनका भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। निर्माण एवं विकास: नए निर्माण, बुनियादी ढांचे का विकास और यहाँ तक कि कृषि संबंधी कार्य भी भूस्खलन के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। वहन क्षमता से अधिक: प्रत्येक पहाड़ी क्षेत्र की एक वहन क्षमता होती है। पहाड़ी क्षेत्रों में विकास आवश्यक है, लेकिन इसे विनियमित किया जाना चाहिए। स्थिरता को ध्यान में रखना होगा ताकि भार वहन क्षमता से अधिक न हो। जोनिंग विनियमन को अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए और सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। भारत में चरम मौसम स्थिति के लिए मानव भूस्खलन के कारण भूस्खलन की भविष्यवाणी करना कठिन क्यों है? भू सामग्रियों की जटिलता: क्षमता 1 से 1000 तक के कारकों काफी भिन्न हो सकती है। उनका स्थानिक वितरण ढलान स्थिरता को प्रभावित करता है। अपूर्ण डेटा अनिश्चितता: सटीक ढलान स्थिरता अवलोकन इन सामग्रियों उनकी क्षमता के त्रि-आयामी मानचित्र आवश्यक है। रन आउट डिस्टेंस को सुरक्षित भूस्खलन का समय: यह निर्धारित करना भी अनिश्चित है कि भूस्खलन कब होगा। केवल यांत्रिक विश्लेषण ही भूकंप की तीव्रता और भूजल वितरण सहित विशिष्ट परिदृश्यों तहत ढलान की भेद्यता का अनुमान लगा सकता है। भारत में चरम मौसम की स्थिति के लिए मानव जनित कारण: ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, जीवाश्म ईंधन का दहन, ऊर्जा और परिवहन के लिए कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस दहन से वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। प्रभाव: ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लोफ घटनाओं में वृद्धि हुई है, क्योंकि गर्म तापमान जल के रोकने वाले बर्फ या तलछट अवरोधों को कमजोर कर सकता है, जिससे उनके टूटने की संभावना अधिक हो जाती है। हीट वेव: प्रत्येक क्षेत्र के लिए हीट वेव का निर्धारण उनकी सामान्य तापमान से अंतर की डिग्री के आधार पर किया जाता है। वनोन्मूलन और भूमि का उपयोग परिवर्तन: वनोन्मूलन कृषि, शहरी विकास और लकड़ी काटने के लिए वनोन्मूलन पृथ्वी की CO2 को शोषित करने की क्षमता हो जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। कृषि पद्धतियाँ: सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग सहित गहन कृषि पद्धतियाँ नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान करती हैं, जो एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। प्रभाव: बाढ़, प्राकृतिक वनस्पतियों की हानि, अवैध सतहों में वृद्धि से अंत निस्पंदन में बाधा होती है, उत्पन्न तेजी से अपवाह होता है और जल निकासी प्रणाली पर बोझ पड़ता है। उदाहरण के लिए, ICED 2022 रिपोर्ट के अनुसार देश में अंततः निस्पंदन में कमी और सतही अपवाह में वृद्धि के कारण वार्षिक अपवाह में लगभग 1.3 बिलियन क्यूबिक मीटर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शहरीकरण, शहरी ऊष्मा द्वीप
तीव्र शहरीकरण के कारण ऊष्माद्वीपों का निर्माण होता है, जहां कंक्रीट और डामर ताप को अवशोषित कर पुनः विकिरणित करते हैं, जिससे स्थानीय तापमान में वृद्धि होती है। जल प्रबंधन: खराब शहरी नियोजन और अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियाँ भारी वर्षा के प्रभाव को बढ़ा देती हैं, जिससे शहरी बाढ़ आती है। प्रभाव: बाढ़: शहरी क्षेत्रों में बार-बार आने वाली बाढ़ का मुख्य कारण अनियोजित शहरीकरण है। केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात सभी राज्य अधिक प्रभावित हुए। औद्योगिक एवं कृषि प्रदूषण: वायु प्रदूषण: उद्योगों, वाहनों और कृषि उत्पादों के जलने वाले उत्सर्जन वायु प्रदूषण बढ़ाता है और मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है और मौसम की घटनाओं की गंभीरता को बढ़ाता है। जल प्रदूषण: औद्योगिक उत्सर्जन और कृषि अपशिष्ट जल निकायों को दूषित करते हैं, जिससे जल विज्ञान चक्र प्रभावित होता है और चरम मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। असतत जल प्रबंधन: भूजल का अत्यधिक दोहन: कृषि और घरेलू उपयोग के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में कमी आ सकती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अकुशल सिंचाई: पारंपरिक और अकुशल सिंचाई पद्धतियों से जल की बर्बादी होती है और सूखे की प्रति सहनशीलता कम हो जाती है। आगे की राह: चरम मौसमी स्थिति को कम करना, अनुकूलन स्थापित करना, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे का विकास। लचीला बुनियादी ढांचा: चरम मौसमी घटनाओं का सामना करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण उन्नयन करना, जैसे बाढ़ प्रतिरोधी भवन और कुशल जल निकासी प्रणाली। हरित स्थान: शहरी ऊष्माद्वीप प्रभाव को कम करने के लिए हरित स्थानों और शहरी वनों में शामिल करना। जल संसाधन प्रबंधन: एकीकृत जल प्रबंधन, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना, जो जल संसाधनों के सतत उपयोग सुनिश्चित करती है। वर्षा जल संचयन: शुष्क अवधि के दौरान जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना। आपदा की तैयारी प्रतिक्रिया: पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: बाढ़, चक्रवात और सूखे के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना और उन्हें तैनात करना, ताकि तैयारी को बढ़ाया जा सके और क्षति को न्यूनतम किया जा सके। समुदाय आधारित दृष्टिकोण: चरम मौसमी घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए स्थानीय समुदायों को ज्ञान और उपकरणों से सशक्त बनाना। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट के लिए मेराइन बांध का नियंत्रित उल्लंघन: मेराइन बांध का जानबूझकर उल्लंघन स्थानीय झील से जल से निकास को नियंत्रित करता है। आउटलेट नियंत्रण संरचना का निर्माण: इस तकनीक में आउटलेट नियंत्रण संरचना का निर्माण शामिल है। यह संरचना जल को नियंत्रित करने और जल के निकासी में नियंत्रित करने में मदद करती है। भूस्खलन संबंधी चिंताएं व संवेदनशीलता: भारत विश्व स्तर भूस्खलन की संवेदनशीलता वाले शीर्ष 5 देशों में से एक है, जहां प्रति वर्ष 100 वर्ग किलोमीटर में भूस्खलन की घटना के कारण कम से कम एक व्यक्ति की मृत्यु दर्ज की जाती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण: भारत का लगभग 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर भूभाग का या इसका 13% क्षेत्र, जो 15 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, भूस्खलन की संवेदनशीलता वाला क्षेत्र। इसमें देश के लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्य: लगभग 0.18 मिलियन वर्ग किलोमीटर या भारत के कुल संवेदनशील क्षेत्र 42% हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जहां का अधिकांश भूभाग पहाड़ी है। वर्ष 2015 और 22 में सिक्किम सहित इस क्षेत्र के 8 राज्यों में 378 बड़ी भूस्खलन घटनाएं दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान भारत में सभी प्रमुख भूस्खलनों में इन घटनाओं का योगदान 10% था। केरल: पूरे देश में केरल में सबसे अधिक 2,229 भूस्खलन हुए, जिनमें से अधिकांश राज्य में वर्ष 2018 में विनाशकारी बाढ़ के बाद हुए।